हमारा नेक्स्ट चैप्टर 5वां चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई या कोशिका। जीवन की मौलिक इकाई या कोशिका। तो आज हमें कोशिका के बारे में पढ़ना है। कोशिका होती क्या है? तो देखिए, ये जो कोशिका होती है, कोशिका या सेल जो होती है, हमारे शरीर की फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। हमारे शरीर की फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, मतलब कार्यात्मक और संरचनात्मक दोनों की ये प्राइमरी यूनिट होती है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, चाहे सर्कुलेशन हो, वो सब हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। वो सब कर रहे हैं किसके लिए? या फिर वो सब क्रिया हमारे द्वारा नहीं हो रही है, वो सब क्रिया किस में हो रही है? सेल में हो रही है, कोशिका में हो रही है। तो कोशिका क्या कर रही है? रेस्पिरेशन कर रही है। ये सारी जो क्रियाएं हैं, सारी क्रियाएं किस में हो रही हैं? कोशिका में। और जब कोशिका में हो रही तो हमारे शरीर में भी हो रही है। भाई, हमारा शरीर किससे बना है? कोशिका से बना है। एक एक कोशिका मिल करके, यहाँ पे इससे पहले बताया गया है, एक एक कोशिका मिल करके क्या बनाती हैं? टिश्यूज बनाती हैं। अब ये टिश्यूज मिल करके क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन मिल करके क्या बनाएंगे? सिस्टम बनाएंगे। और सिस्टम मिलकर के क्या बनाएगा? बॉडी। यहीं तक देखना है। तो देखिए, सेल मिलकर के क्या बनाया? टिश्यू बनाया। तो यहाँ पे सेल जो होता है, ये फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है हमारे शरीर की या किसी भी जीव की। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, जो भी क्रियाएं होती हैं, जैसे सांस लेना, पाचन, उत्सर्जन, अवशोषण, सर्कुलेशन, जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो सब किस में हो रही हैं? सेल में हो रही हैं। अब सेल में हो रही है, हमारी जो शरीर बनी हुई सेल से बनी हुई, तो इसलिए हमें भी ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। ये बनाता है टिश्यू। टिश्यू क्या करता है? ये समान संरचना तथा निश्चित कार्य करने वाली कोशिकाओं के, समान संरचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाएं जो होती हैं, उनका जो एक ग्रुप बन जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे, ऊतक कहेंगे। तो ऊतक क्या होता है? ऊतक में सेल की जो संरचना होती है वो भी समान होगी और इसके जो फंक्शन होंगे वो भी समान होंगे। तो ऐसे सेल्स के ग्रुप जिनकी बनावट, जिनकी संरचना भी समान और जिनका कार्य भी समान, वो क्या बनाएगा? टिश्यू बनाएगा। टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन बनाते हैं, एक अंग बनाते हैं, और अंग मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम तंत्र नाम से जानते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो तंत्र होता है उसमें सिर्फ एक सेल, एक टिश्यू नहीं होते, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं, और वो सिस्टम मिलकर के हमारी बॉडी का निर्माण करता है। तो आज हमें कोशिका के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, अब यहाँ पे कोशिका शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर सपोज दैट मान लीजिए हमें कोई फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, कोई फैक्ट्री लगानी है किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में जो प्राइमरी बेसमेंट होगा, सबसे पहली प्राथमिकता हमें क्या चाहिए? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक लैंड चाहिए ना। उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक जमीन चाहिए जहां पे हम उस फैक्ट्री को लगाएंगे। यहां पे चलिए, हमने क्या किया? जमीन ले ली और जमीन का हमने क्या कर दिया? बाउंड्री करवा दी। ठीक है, जमीन लेकर के हमने क्या कर दी? बाउंड्री करवा दी। और यही बाउंड्री क्या कहलाएगी कोशिका में? सेल मेम्ब्रेन। यही बाउंड्री क्या कहलाएगी? सेल मेम्ब्रेन। अब उसके बाद देखिए, बाउंड्री बन गई। अब हम एक हेड ऑफिस खोलेंगे इसमें, जहां से इस पूरे जमीन पर कार्यभार जो भी हो रहा है, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, उसका हम यहां से देखरेख कर सकें। इस हेड ऑफिस का नाम होगा न्यूक्लियस। इस हेड ऑफिस का नाम होगा न्यूक्लियस। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे ये बाउंड्री बन गई, हेड ऑफिस बन गई। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए? अब उसके बाद हमें चाहिए एनर्जी, ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कौन देगा? ऊर्जा हमें देगा ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमें एनर्जी देगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्रोडक्शन का काम करेंगे, और यहीं से एक संरचना लगी होगी
ये इस तरीके से यहाँ पे भी होगी यह संरचना, ये कहलाएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और इसी पे ये एक पिगमेंट पाए जाएंगे, एक कण पाए जाएंगे छोटे छोटे, जिसका नाम क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम। अभी सारे के सारे जितने ऑर्गन्स हैं इनके हम कार्यों को भी अलग कर देंगे। तो अब देखिए इसमें एक लिक्विड भरा होगा जो क्या कहलाएगा, ये लिक्विड कहलाएगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन का काम होगा, करेगा कौन, राइबोसोम। राइबोसोम से जब प्रोडक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे एक संरचना पाई जाएगी जो क्या करेगी, उस प्रोडक्टिव जो भी मटेरियल है, बना मटेरियल है, इसमें पैक करके भेजा जाएगा। तो इसमें पैक होगा और ये भेजा जाएगा, ये कहलाएगा गाल्जी बॉडी या गाल्जी कॉम्प्लेक्स। गाल्जी कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। और इसी में संरचना होगी एक, ये इसे कहेंगे लाइसोसोम, जो क्या करती है, एक तरीके से ये जो लाइसोसोम होती है ये आत्मघाती थैली नाम से जानी जाती है, हमारे शरीर में आत्मघाती थैली नाम से जानी जाती है, या आत्महत्या की थैली मानी जाती है। और इसी में संरचना होगी ये वैक्यूल की, इसी में संरचना होगी वैक्यूल की, और ये इसका जो आवरण होगा ये, और इसी में एक और संरचना पाई जाएगी, ये कहलाएगा न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस। और इसी में आनुवांशिक पदार्थ पाए जाएंगे, ये डीएनए। इसी में आनुवांशिक पदार्थ पाए जाएंगे, डीएनए। अब देखिए हमारी जो ये पूरी की पूरी बॉडी की संरचना होती है, या यहाँ पे कोशिका की ही अगर हम संरचना की बात करें तो ये सारी की सारी कोशिका के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, प्रोटीन्स के। किससे बने होंगे, प्रोटीन्स के। इसलिए ये जो प्रोटीन होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट माना जाता है। प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर निर्माण का ये एक न्यूट्रिएंट होता है, एक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर का निर्माण करता है। अब कैसे शरीर का निर्माण किया, यहाँ पे इस कोशिका के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी पार्ट हैं, जितने भी अंग हैं, सब के सब किससे बने हैं, प्रोटीन से। और जितनी भी हमारे शरीर में, चाहे वो टिश्यूज हो, चाहे ऑर्गन हो, चाहे बॉडी हो, कुछ भी हो, जितनी भी हैं सब के सब बने किससे हैं, सेल से। तो हमारा शरीर भी किससे बना है, प्रोटीन से। तो हमारा शरीर किससे बना, प्रोटीन से। अब देखिए यहाँ पे ये एक कोशिका की संरचना हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहेगा वो कहलाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या हो गया, लाइसोसोम हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी। ये सारी जो संरचनाएं होती हैं ये हमारे शरीर की जो भी क्रियात्मक इकाई होती है, जो भी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है या फिर जो फंक्शनल यूनिट होती है, सब की सब इसी में क्या होती है, संपादित होती है। अब उसके लिए देखिए यहाँ पे अगर अभी तो सेल की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे प्लांट टिश्यू है ना, तो यहाँ पे हम किसी जीव की टिश्यू की बात कर रहे हैं या फिर किसी सेल की बात कर रहे हैं। तो ये सपोज दैट ये प्लांट टिश्यू में क्या होगा, एक बहुत बड़ी संरचना पाई जाएगी जिसे हम वैक्यूल कहेंगे, रिक्तिका कहेंगे, रसधानी कहेंगे। ये संरचना बहुत बड़ी होती है और ये पादप कोशिका में पाई जाएगी, जंतु कोशिका में नहीं। जंतु कोशिका में छोटी होती है, पादप कोशिका, पौधों की कोशिकाओं में बहुत बड़ी पाई जाती है। तो ये पौधों की कोशिकाओं में सारे एरिया का लगभग 80% एरिया यही घेरे रखती है, 80% एरिया यही घेरे रखती है। तो अभी इसको हम हटा रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ से समझते हैं, हमको इस चैप्टर में इतनी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अब देखिए इसमें
ये जो साइटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य जिसे कहते हैं, ये हमारी जीवन का भौतिक आधार है। अगर जितनी भी क्रियाएं होती हैं इसी में संपादित होती हैं, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं साइटोस्केलेटन के माध्यम से, ठीक है, अंतः कंकाल के माध्यम से एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं। इसलिए कोशिका की एक निश्चित संरचना बन जाती है। अगर ये बंधे ना रहें एक दूसरे से तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इस साइटोप्लाज्म में ये स्वतंत्र अवस्था में क्या करेंगे, घूमते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो ये इस साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, साइटोस्केलेटन के माध्यम से बंधे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऊर्जा की सप्लाई करना, या इसे पावर हाउस नाम से भी जाना जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का ये विद्युत गृह कहा जाता है, क्योंकि जो भी ऊर्जा मिलेगी हमें वो किससे मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से। अब यहाँ पे अगर देखिए बात करें इसमें राइबोसोम की, ये क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। और ये गाल्जी बॉडी जो होती है, ये इसका काम होता है कि बना हुआ प्रोटीन का पैकिंग करके उसको जैसा जहाँ पे निर्देश मिले वहाँ पे पहुँचाना होता है इस गाल्जी बॉडी का। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, इसे अंतर्द्रव्यी जालिका नाम से जानते हैं। ये कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, एक RER होती है और एक SER होती है। RER का मतलब होता है यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए ये खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये सपाट। तो खुरदरा जो यहाँ पे लिखा है रफ, ये किसके कारण है, राइबोसोम की प्रेजेंटी के कारण। और राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। फिर यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करेगा, जब प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा तो ये छोटे छोटे पैक में क्या करेगा, इसको यहाँ पे इकट्ठा करके गाल्जी बॉडी में रख देगा। फिर जैसे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे उसको पहुँचाने का काम करता है। लाइसोसोम जो होता है ये सुसाइड बैग नाम से भी जाना जाता है। क्यों ऐसा कहते हैं इसे, क्योंकि इसमें लगभग 40 से ज़्यादा प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। 40 से ज़्यादा प्रकार के एंजाइम्स की उपस्थिति के कारण जब ये कभी लाइसोसोम की ये जो बाहरी आवरण होती है अगर फट जाए तो ये सारे कोशिकांगों को पचा करके क्या करेगी, खत्म कर देगी। और सारे कोशिकांग जब पच जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में कोशिका नष्ट हो जाएगी। इसलिए इसे क्या कहा गया, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा गया। अब देखिए यहाँ पे ये डीएनए जो होता है ये क्या होता है, एक तरीके से आनुवांशिक पदार्थ होता है जो किसी भी संतज कोशिकाओं के जो लक्षण होते हैं या किसी मानव शरीर के अंदर की जो लक्षण होते हैं उसके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करने का या नेक्स्ट जनरेशन में लेकर जाने का काम करता है। और ये सेल मेम्ब्रेन या जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन का काम होता है कि इन सब की रक्षा करना या बाह्य आघातों से, बाहरी आघातों से, बाहरी जो भी समस्याएं हैं उससे क्या करता है, ये अंदर के ऑर्गन्स की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। और इसका दूसरा काम है किस पदार्थ को अंदर जाना है, किस पदार्थ को नहीं जाना है, ये इन दोनों का काम होता है। और अगला नंबर है ये इसका काम और एक होता है कि ये अपने जैसे सेल का पहचान करता है। ये अपने जैसे सेल की क्या करेगा, पहचान करेगा और जो इसके जैसा होगा उसको अपने पास रखेगा, नहीं तो दूर हटा देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गाल्जी बॉडी क्या करती है, बने हुए प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करती है। और ये जो सेल होते हैं, सेल दो टाइप्स के होते हैं। सेल जो होंगे वो कितने टाइप्स के होंगे, दो टाइप्स के, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिसमें ये विभिन्न ऑर्गन्स नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गाल्जी बॉडी, राइबोसोम ये सब नहीं होंगे। और
दूसरी चीज़ है इसमें ये न्यूक्लियस भी नहीं होगा, जबकि यूकैरियोटिक में ये सारे ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड होते हैं, उसमें ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गाल्जी बॉडी सभी पाए जाएंगे, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।